एक जज, एक आग, आधी जली कैश और एक रहस्य जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत तक को हिला दिया। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर साजिश किसी सबूत को मिटाने की? अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो दिखती कुछ और है, लेकिन इसके पीछे छुपे है सिस्टम, सत्ता और कई राज। ये कहानी शुरू होती है 14 मार्च 2025 की एक रहस्यमय रात से। दिल्ली की पॉश कॉलोनी और हाई सिक्योरिटी वाली मौलाना आजाद रोड पर एक सरकारी बंगले में अचानक भीषण आग लग गई, जो दिल्ली हाईकोर्ट के करंट जज को अलर्ट किया गया था। जब रात को करीब 1:45 आसपास के लोगों ने उस बंगले से धुआं और लपटें निकलती देखी तो तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। सबसे पहली कॉल वहां मौजूद एक पीए ने की थी, लेकिन उसका नाम और पहचान आज तक पब्लिक नहीं किया है। कुछ ही मिनटों में दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। उस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे डीएफएस के डायरेक्टर अतुल गर्ग। उनकी टीम ने आग पर तेजी से काबू पा लिया, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। फायर फाइटर जब स्टोर रूम पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सब कुछ थम सा गया। 500 रुपए के अज्जले नोटों की कड्डियां बोरियों में भरी पड़ी थी, जैसे किसी उन्हें जलाने की कोशिश की हो। इसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस को बुलाया गया। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम्स भी मौके पर पहुंची। जल चुके नोटों को सील करके जांच के लिए भेजा गया। कुछ नोट पूरी तरह से जल चुके थे, लेकिन कई नोट आधे जले हुए, गिने जाने लायक और सीरियल नंबर तक पहुंचाने लायक थे। अनुमान है कि वहां लगभग 2 करोड़ रुपयों की कैश रखी हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ये करोड़ों रुपए की कैश आई कहां से? अगर आज जले नोटों के सीरियल नंबर्स अभी भी पढ़े जा सकते हैं, तो क्या इन्वेस्टिंग एजेंसीज इस पैसे की असली सोर्स या ओरिजिन तक पहुंच पाएंगी? कहीं ये रकम किसी केस को प्रभावित करने के लिए भेजी गई थी या फिर किसी बड़े हवाला नेटवर्क का हिस्सा थी? अभी पूरा मामला इस पर टिका है कि क्या मनी ट्रेल पकड़ा जा सकेगा और क्या कोई नाम सामने आएगा। जैसे ही इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए जांच आगे बढ़ी, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम के सामने कुछ चौंकाने वाले तथ्य आए। नोटों के बंडल ऐसे पैक थे जैसे हाल ही में किसी बैंक या गवर्नमेंट ऑफिस से निकाले गए हो। बंगले में लगे सीसीटीवी कैमरास का पिछले 48 घंटे का डाटा रिकॉर्ड हो नहीं सका। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फुटेज जानबूझकर डिलीट की गई थी। इसी बीच कुछ दिन बाद 22 मार्च 2025 को एक महिला द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसने इस मामले को और ज़्यादा गंभीर बना दिया। याचिकाकर्ता महिला का दावा था कि उसका हस्बैंड एक लीगल केस का सामना कर रहा था। उसने कहा कि ब्राइब के तौर पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए दिए गए थे ताकि वह मुकदमे में फेवरेबल आउटकम पा सके। यह पैसा एक ताकतवर पूर्व जज के जरिए हाईकोर्ट जज तक भेजा जाना था। वकील, दलाल और एक फर्जी कंपनी का जाल बुना गया ताकि पैसा छुपाया जा सके और कानून दिखे। पर जब मामला छानबीन में गया तो वह कैश अज्जली मिली, जिससे आरोप और भी गंभीर बन गए। इस याचिका में एक वर्ड बार बार सामने आया, XXX। इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो क्लियर नहीं था, लेकिन याचिका में दावा किया गया कि एक ताकतवर पूर्व जज ने एक बिजनेसमैन से ब्राइब ली, जो एक हाईकोर्ट जज तक पहुंचानी जानी थी। ये पैसा एक लॉयर और एक मिडलमैन के थ्रू भेजा गया था। यानी कि XXX का मतलब था वो पूरा कनेक्शन, एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील, एक बिजनेसमैन और वह दलाल जो सब कुछ मैनेज कर रहा था। याचिका में लिखा गया कि पूरे नेटवर्क में फेक कंपनीज का इस्तेमाल किया गया ताकि वह हिस्सा को हाइड किया जा सके और उन्हें लीगली दिखाया जा सके। याचिका में यह भी दावा किया गया कि जब ये पैसा सरकारी जज के बंगलों में पहुंचा तो कुछ समय के बाद उसे जलाने की कोशिश की गई। मकसद शायद यही था कि एविडेंस मिटाया जा सके, लेकिन आग पर जल्दी कंट्रोल होने की वजह से यह कोशिश फेल हो गई और अज्जले नोट्स फायर ब्रिगेड के हाथ लग गए। XXX शब्द का लेकर शुरुआत से ही काफ़ी कंफ्यूजन था। ये साफ नहीं था कि किसके तरफ ये इशारा कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे जानबूझकर अस्पष्ट रखा था ताकि जांच एजेंसियां और न्यायपालिका बिना किसी बाहरी प्रेशर के अपना काम कर सके और निष्कर्ष निकाल सके। हालांकि जैसे जैसे ये मामला पब्लिक में आया, लोगों ने XXX को सीधे जस्टिस वर्मा से जोड़ना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कई तरह की स्पेकुलेशंस और एलिगेशंस घूमने लगे, जिससे माहौल और भी संवेदनशील हो गया। इसके बाद जब यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी सिटिंग जज के खिलाफ सीधे FIR दर्ज नहीं की जा सकती। पहले
इन हाउस जांच जरूरी है, यानी कोर्ट ने कहा कि पहले इंटरनल जांच हो, उसके बाद ही कोई लीगल एक्शन हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद 22 मार्च 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने एक इन हाउस कमेटी बनाई। इस कमेटी में पंजाब एवं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक हाईकोर्ट के कुछ सीनियर जज शामिल थे। इस कमेटी ने पूरा मामला अंदर ही अंदर जांचा और फिर अपनी डिटेल रिपोर्ट सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की। यह रिपोर्ट आगे की कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट मानी गई थी। कमेटी ने 50 से ज़्यादा विटनेस के स्टेटमेंट्स दर्ज किए, इंसिडेंट साइट के फोटोज और वीडियोज देखे और सभी डॉक्यूमेंट्स की गहराई से इन्वेस्टिगेशन की। कमेटी ने कंफर्म किया कि स्टोर रूम में अजले नोटों की बोरियां मिली, लगभग 2 करोड़ की कैश। नोट इस हालत में थे कि उनके सीरियल नंबर अभी भी पढ़े जा सकते थे, जिससे पैसों का ओरिजिन ट्रेस किया जा सकता है। ये फोटोज और वीडियो फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स में भी दर्ज की गई थी। जहां जस्टिस वर्मा ने कहा था कि स्टोर रूम स्टाफ के लिए खुला था, कमेटी को कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि वहां भारी लोग आते जाते थे। अल्सो सीसीटीवी फुटेज पिछले 48 घंटों का गायब था और स्पेशलिस्ट ने कहा कि यह जानबूझकर डिलीट किया गया हो सकता है। और तो और 15 मार्च की सुबह आग बुझने के कुछ घंटे बाद एक गार्ड ने बताया कि कुछ जली चीजें और मलबा बिना निगरानी के हटाया गया, लेकिन किसने हटाया ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन जस्टिस वर्मा ने कहा कि उन्हें इस कैश की कोई जानकारी नहीं थी और वो घटना के समय बंगले में मौजूद नहीं थे। जस्टिस वर्मा ने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने निरीक्षण किया तब कोई कैश वहां नहीं थी, लेकिन कमेटी ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया। इन हाउस कमेटी का कहना यह था कि फिजिकल एविडेंसेस और गवाहों के स्टेटमेंट्स जस्टिस वर्मा के स्टेटमेंट से मेल नहीं खाती। ये सब इशारा करते हैं कि सबूत छुपाने या मिटाने की जानबूझकर कोशिश की गई। एंड फाइनली इन हाउस कमेटी ने अपना रिपोर्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह रिकमेंडेशन दी कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन लेना चाहिए, जिसमें इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स मतलब महाभियोग की प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है। लेकिन जस्टिस वर्मा ने इस इन हाउस कमेटी की जांच रिपोर्ट को चुनौती दी थी और पूरा देश 30 जुलाई की सुनवाई की ओर देख रहा था, जहां तय होना था कि यह रिपोर्ट सही था या नहीं। 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और सीजीआई की सिफारिश को चुनौती दी थी। जब सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस वर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा, यह रिपोर्ट असंवैधानिक है। इन हाउस कमेटी ने न तो सही प्रक्रिया अपनाई, न ही जस्टिस वर्मा को पर्याप्त अवसर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा के इन दावों पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि आपका आचरण विश्वास पैदा नहीं करता, मीन्स योर कंडक्ट डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। जब आपको जांच प्रक्रिया पर आपत्ति थी तो आपने उस प्रक्रिया में हिस्सा ही क्यों लिया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप पहले कमेटी की वैधता पर स्वीकार कर रहे थे और अब जब रिपोर्ट आपके खिलाफ है तो उसे आप चुनौती दे रहे हैं। क्या यह न्यायिक संस्थान को बदनाम करने की एक कोशिश नहीं लगती। इसी बीच जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल ने यह टेक्निकल मुद्दा उठाया कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर स्टोर रूम में जलती हुई कैश का वीडियो कुछ समय के लिए अपलोड किया गया था, जो पूर्वग्रह यानी बायस पैदा कर सकता है। इस पर कोर्ट ने स्वीकार किया कि हाँ, यह वीडियो नहीं डालना चाहिए था, लेकिन इस प्रक्रिया पर कोई कानूनी असर नहीं पड़ता। फाइनली सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, यानी कोर्ट में अभी फैसला सुनाया नहीं है, लेकिन जल्द ही वो अपनी निर्णय की घोषणा करेगा। लेकिन हाँ, इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की सबसे अहम टिप्पणी यही रही, जजों से उम्मीद की जाती है कि उनका आचरण संदेह से परे हो, लेकिन यह आचरण में विश्वास नहीं जगाया। फाइनली 30 जुलाई को सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया, लेकिन जल्द ही वो अपने निर्णय की घोषणा करेगा। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है, क्योंकि यही फैसला तय करेगा कि भारत की न्याय व्यवस्था खुद सच्चाई को सामने ला सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सिंधिंगरा ने इस केस पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अगर किसी आम आदमी के घर से 15 लाख रुपए मिलते तो उसी दिन एफआईआर होती और वो जेल में होता, लेकिन यहाँ करोड़ों की अजली कैश मिली, फिर भी कोई केस दर्ज नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा, जज की जांच सिर्फ कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि कानून के मुताबिक होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है
उनका मानना था अगर न्यायपालिका पारदर्शी और निष्पक्ष बनना चाहती है तो उसे खुद को आम लोगों से अलग नहीं मानना चाहिए। अब ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति या घटना का नहीं है, ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था, उसके भरोसे और उसकी पारदर्शिता की असली परीक्षा है, क्योंकि यह फैसला तय करेगा कि भारत की न्याय व्यवस्था सच में सबके लिए बराबर है या फिर कुछ लोगों के लिए कानून अलग है। तो सवाल यही है, क्या सच सामने आएगा? क्या सिस्टम खुद को साफ कर पाएगा या फिर ये मामला भी वक्त के साथ धूम में खो जाएगा? आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही सच्ची गहरी कहानियों के लिए फॉलो कीजिए। जय हिंद।